सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश बदुरवाल। हम भूगोल के विकास की बात कर चुके हैं और उसमें हमने भूगोल के आरंभ काल से वर्तमान तक जो विकास किया उसकी चर्चा हमने इससे पहले वाले अध्याय में की है और विभिन्न तकनीकी विकास के साथ साथ अपना भूगोल भी बदलता गया, उसका अध्ययन क्षेत्र बदलता गया, उसकी परिभाषा बदलती गई। आज हम भूगोल में यूनानी भूगोलवेताओं का जो योगदान था उसके बारे में बात करेंगे। हमने भूगोल का जो समय है उसको 3 कालों में विभाजित किया, जिसमें आरंभिक काल, जिसको हम भूगोल का आरंभिक चीर संवत काल भी बोलते हैं, गोल्डन एज भी बोलते हैं। हम आज इसी आरंभिक काल, गोल्डन एज, चीर संवत काल की बात करेंगे। यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में यहाँ हम बात करेंगे जिन्होंने भूगोल को एक आधार रूप प्रदान किया और आरंभिक भूगोल का विकास इन यूनानी भूगोलवेताओं ने किया। इस आरंभिक काल को हम चीर संवत काल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यूनानी भूगोलवेताओं ने हमारे भूगोल को एक आधार रूप प्रदान किया। भूगोल को एक अकादमिक विषय के रूप में इन भौगोलिक विचारकों ने स्थापित किया और इसके विकास का जो मूल आधार ग्रीकों और या यूनानी भूगोलवेताओं का जो योगदान है उसको हम मानते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा संसार की मौलिक प्रकृति और उसके कारणों को खोजा और इसी कारण हम इनके भूगोल में योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसीलिए इसको हम गोल्डन एज भी बोलते हैं। इस चीर संवत काल, स्वर्णिम काल का जो समय मानते हैं वो 9000 ईसा पूर्व से लगभग 1068 ईसा तक इसका समय मानते हैं। आरंभिक समय मानते हैं, शास्त्रीय काल का समय मानते हैं। यूनानी भूगोलवेताओं ने इस शास्त्रीय काल में भूगोल की ऐसी नींव रखी जो बाद के कालों में भौगोलिक चिंतन और व्यवहार के लिए एक आधार के रूप में महत्वपूर्ण कड़ी बनी। हम इस काल के जो प्रमुख भूगोलवेता हैं जिनका भूगोल स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें हम होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोट्स,
इरेटोस्थनीज और हिपार्कस की बात करेंगे, इनके योगदान की बात करेंगे। भूगोल में इन भूगोलवेताओं का, जो हम आरंभिक स्वर्णिम युग बोलते हैं, इन भूगोलवेताओं का हमारी भूगोल में क्या योगदान रहा, जिसके कारण से हमारी भूगोल को एक नींव इन भूगोलवेताओं ने प्रदान की। सबसे पहले हम होमर की बात करते हैं। मुख्य रूप से होमर के जो महाकाव्य थे, इलियड और ओडिसी, इन दोनों ग्रंथों में हमें भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र थे, उनकी सांस्कृतिक गतिविधि और भौगोलिक वर्णन इन ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। और साथ ही होमर ने कुछ यात्रा भी की, और यात्रा के दौरान उसने ऐसे क्षेत्र में यात्रा की जहां पर लंबे समय तक अंधेरा रहता है। तो इसका मतलब होमर उत्तरी ध्रुव की ओर गया, जहां उसको लंबे समय तक होमर ने अंधेरा देखा। उसी का वर्णन इन ग्रंथों में होमर ने किया। तो इसका मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में होमर ने यात्रा की, और वहां का वर्णन इन ग्रंथों में अपने को पढ़ने को मिलता है। इन ग्रंथों में एशिया और यूरोप का भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन भी अपने को पढ़ने को मिलते हैं। तो आरंभिक जो योगदान भूगोल में मानते हैं, हम होमर को मानते हैं। दूसरा जो भूगोलवेता था वो थेल्स। इनका योगदान हमारे भूगोल में, ज्यामिति भूगोल के विकास में थेल्स का योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं, और इनके विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्रों के विषय में विचार को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरा जो भूगोलवेता एनेक्जिमेंडर, यूनानी भूगोलवेताओं में एक ऐसा विद्वान जिन्होंने उस समय अपने ज्ञात विश्व का मापने के आधार पर पहला मानचित्र बनाया। गणितीय भूगोल का आरंभ करने का श्रेय भी हम एनेक्जिमेंडर को देते हैं। मापने के आधार पर विश्व का मानचित्र तथा गणितीय भूगोल आरंभ करने का श्रेय हम एनेक्जिमेंडर को देते हैं। फिर हम बात करते हैं हेकेटियस। इसको हम प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो साहित्य हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं, इन्होंने प्रादेशिक आधार पर भौगोलिक साहित्य लेखन की परंपरा का आरंभ किया, और ये पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने भारत
तथा इंडस नदी का उल्लेख किया। अगले भूगोलवेत्ता के रूप में हम बात करेंगे हेरोडोट्स की। इनको हम इतिहास का जनक भी कहते हैं और हेरोडोट्स अपने आप को एक भूगोलवेत्ता भी मानता था। यूनानी काल का सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हम हेरोडोट्स को मानते हैं। अपनी ऐतिहासिक यात्राओं के आधार पर इन्होंने अनेक भौगोलिक वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किए। ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक दशाओं की पृष्ठभूमि में इन्होंने प्रस्तुत किया और नील नदी पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। नील नदी पर इनके तटीय क्षेत्र के आसपास नदी मुहाने पर जो मिट्टी का निक्षेप होता है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं और सर्व प्रमुख रूप से नदी के मुहाने पर जो डेल्टा बनते हैं उनका नाम, मिट्टी के जमाव को इन्होंने डेल्टा नाम दिया। तो सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता जिसने मिट्टी जमाव से संबंधित डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा, इन्होंने एशिया तथा अफ्रीका को लाल सागर द्वारा विभाजित माना बताया। तो हेरोडोट्स ने मिट्टी निक्षेप और नदी द्वारा डेल्टाओं का जो निर्माण होता है उनका उल्लेख अपने लेखन में हेरोडोट्स करता है। हम इस काल के सबसे महत्वपूर्ण जो भूगोलवेत्ता हैं इरेस्टोस्थनीज, उनके योगदान की बात करेंगे। भूगोल में क्या योगदान इरेस्टोस्थनीज का रहा। सबसे पहले हम इनको भूगोल का जनक भी मानते हैं, साथ ही विषय को ज्योग्राफी नाम इरेस्टोस्थनीज ने दिया। सबसे पहले भूगोल नाम, ज्योग्राफी नाम इरेस्टोस्थनीज ने हमारे विषय को दिया और इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी का नामक पुस्तक भी लिखी, जिन्होंने इस पुस्तक में भूगोल की परिभाषा, समस्त भौगोलिक कार्य और अध्ययन का वर्णन अपनी इस पुस्तक में इरेस्टोस्थनीज करता है। मिस्र के उस समय के सबसे विख्यात पुस्तकालय में, अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में
इन्होंने काफी वर्षों तक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उन्होंने इसी दौरान पृथ्वी की परिधि की गणना का काम अपने हाथ लिया और लगभग उस समय के हिसाब से इरेस्टोथनीज ने पृथ्वी की परिधि नापने का जो काम किया लगभग सही इसने आकलन किया। पूर्णतः सही नहीं था, लेकिन उसके आसपास इनका माप निकला। तो उस हिसाब से, उस काल के हिसाब से इन्होंने जो काम किया उसको हम महत्वपूर्ण मानेंगे। और यह परिधि नापने का काम इन्होंने साइने नामक जगह को चुना, जहां एक कुआं था और ठीक 21-22 जून को सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ती है। इस कुएं में लंबवत सीधी पड़ती है, तो इसका मतलब 22 जून को सूर्य यहां एकदम लंबवत चमकता है। इसी को आधार मानते हुए इरेस्टोथनीज ने पृथ्वी की गणना की और गणना को आधार माना साइने नगर का वह पानी का कुआं। तो यहां हम साइने को मानते हैं और यहां हम मानते हैं अलेक्जेंड्रिया को। ये साइने हो गया और ये अलेक्जेंड्रिया। यहां पर जब इरेस्टोथनीज ने इस क्षेत्र में सूर्य किरणों के कोण को मापा, तो यह कोण 7 डिग्री 12 मिनट का आता है। यानी पृथ्वी का ये जो भाग है साइने और अलेक्जेंड्रिया, ये पृथ्वी की कुल परिधि का 1/50वां भाग। ये पूरा वर्ग 360 डिग्री और यहां जो आपतन कोण है सूर्य की किरणों का वो 7 डिग्री 12 मिनट, यानी ये 50वां भाग, वर्त का 50वां भाग। इसके हिसाब से इरेस्टोथनीज गणना करता है, यानी 7 डिग्री 12 मिनट 360, ये 50वां भाग। तो यहां हम बात करेंगे एक स्टेडिया बराबर 157.7 मीटर। इन्होंने इस आधार पर जब गणना की पृथ्वी की परिधि की, तो लगभग 39,690 किलोमीटर की आती है, यानी 25,000 मील, जो लगभग
एकदम सही परिधि का मान नहीं था, फिर भी हम उस समय के हिसाब से इसको ठीक मानते हैं, इनकी गणना को। तो सबसे महत्वपूर्ण काम इस काल में इरेस्टोथनीज करता है। पृथ्वी की परिधि की गणना इन्होंने की और साथ ही हमारे विषय को ज्योग्राफिक नाम देने का काम ये भूगोलवेता करता है। इसके बाद इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाने का काम किया और सबसे पहला भूगोलवेता था जिन्होंने अपने मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल किया। यानी अपने मानचित्र में इन्होंने 7 देशांतर और 7 अक्षांश रेखाएं खींचने का काम किया। इसके बाद में हम इस काल का जो अन्य भूगोलवेता थे उनमें हम हिपार्कस की बात करते हैं। और हिपार्कस खगोलशास्त्रीय था और पहली बार वर्त को 360 डिग्री अक्षांशों में बांटने का काम हिपार्कस करता है और भूमध्य रेखा को पृथ्वी का सबसे वृहद वर्त बताता है और इसी आधार पर पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में इन्होंने बांटने का काम किया और यह बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी 1 घंटे में हम 15 डिग्री देशांतर को पार कर सकते हैं। यानी एक देशांतर को हम 4 मिनट में पार कर सकते हैं। तो हम भूगोल में हिपार्कस का योगदान भी महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन्होंने पृथ्वी के वर्त को 360 डिग्री में बांटा और देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगता है वो हमें जानकारी प्रदान की। पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में बांटने का काम हिपार्कस ने किया। तो इन भूगोलवेताओं का जो योगदान रहा प्राचीन समय में हमारे आने वाले समय को एक आधार रूप ये भूगोलवेता देने का काम करते हैं और इसी कारण हम इस काल को भूगोल का आरंभिक चीर सम्मत काल या गोल्डन एज भी बोलते हैं। थैंक यू।